जब मैं 13 साल की थी तो मेरे पापा का देहांत हो गया था। उन्हें कैंसर की बीमारी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। पापा के मरने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। बाजार में मेरे पापा की 2 दुकान थी जिनके किराए से हमारे घर का गुजारा हो रहा था। मगर बदकिस्मती से जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी माँ भी अचानक बीमार हो गई। चेकअप के दौरान पता चला कि माँ को भी ब्लड कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर हैं। डॉक्टर का कहना था कि बीमारी मेरे पापा की वजह से उनमें हुई है। अगर ये 1 साल पहले अपना टेस्ट करवा लेती तो वक्त पर उनका इलाज करके उन्हें बचाया जा सकता था। मगर अब सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि अब यह कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगी। और फिर वही हुआ था। एक दिन अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब जल्दी से अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ ताकि वो आपकी माँ से आखिरी मुलाकात कर ले। मेरे एक चाचा थे जिनकी शादी हो चुकी थी। मेरी माँ की उनसे काफ़ी ज़्यादा बनती थी। इस वक्त वो भी अस्पताल में मौजूद थे। जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया तो मेरी माँ ने मुझे मेरे चाचा के हवाले कर दिया और उन्हें कहा कि अब तुम्हें ही मेरी बेटी का ख्याल रखना है। तुम्हें मेरी बेटी के सब कुछ हो। मेरी बेटी सुनीता जवान हो चुकी है। तुम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देना। और मेरे चाचा ने रोते हुए उन्हें तसल्ली दी थी। इसी रोज रात के वक्त मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी और मैं चाचा के साथ उनके घर गई। मेरे चाचा ने ही माँ का क्रियाक्रम किया था। मेरे चाचा के 2 बच्चे थे और मेरी चाची भी अभी जवान थी। चाचा ने अपनी बीबी से कहा कि अब सुनीता हमारे साथ ही रहेगी। मगर मेरी चाची इस बात पर राजी नहीं हुई। उनका कहना था कि हम किसी की जवान बच्ची का बोझ क्यों उठाएं। मेरे चाचा ने कहा कि अब मैं इसको सड़क पर तो नहीं फेंक सकता। उन्होंने यह कहकर तसल्ली दी कि तुम सुनीता से घर के सारे काम करवाया करना, यह तुम्हारे हर काम में मदद करेगी। फिर मुझे चाचा ने यह भी कहा कि बेटा इस घर में इतने काम नहीं हैं। मैंने वो बात तुम्हारी चाची से इसलिए कही है ताकि वो तुम्हें इस घर में रहने दे और तुमसे कोई झगड़ा ना हो। मैंने कहा चाचा मैं इस घर में रहूंगी तो फिर पूरा दिन क्या करूंगी। अच्छी बात है, अगर काम कर लूंगी तो मेरा भी वक्त गुजर जाएगा। मैं इस घर में रहने लगी थी लेकिन मेरी चाची मुझसे घर के सारे काम करवाती और मुझे ताने भी दिया करती थी और गुस्सा भी मुझ पर ही निकाला करती थी। हर वक्त यही कहती कि यह तो बहुत खूबसूरत लड़की है। आजकल तो ऐसी लड़कियों ने सारे मोहल्ले को अपने पीछे लगाया होता है। मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। यहाँ पर एक छोटा सा चौक बना हुआ था जहाँ पर हमेशा लड़के खड़े हुआ करते थे। कोई सिगरेट पी रहा होता तो कोई लड़कियों को देखकर बातें करता। उनको वहाँ से हटाने की बड़ी कोशिश की गई थी लेकिन वहाँ से वो हटते नहीं थे। दरअसल वजह यह थी कि इस चौक में खाने पीने की दुकान भी थी, इसीलिए यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। परेशानी की बात यह था कि हमारा घर भी इसी चौक के सामने था और हमारी खिड़कियाँ इसी चौक की तरफ ही खुला करती थी। गर्मी में भी हम खिड़की नहीं खोला करते क्योंकि सामने कोई न कोई हमेशा खड़ा रहता था। एक दिन सुबह दूध देने वाला आया तो मैं जाग रही थी। वैसे तो चाचा यह सब काम किया करते थे लेकिन शायद उनकी तबीयत खराब थी और वो सो रहे थे। मैं बर्तन लेकर बाहर चली गई और मैंने जाकर दूध ले लिया। दूध वाले ने मुझे कहा कि आप कौन हैं? आपको तो पहले कभी नहीं देखा। दूध वाला भी नौजवान ही था। मैंने कहा कि मैं भी इस घर में रहती हूँ। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। उसने कहा कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा जी बताइए। तब उसने कहा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अभी मैंने इस बात को अनसुना कर दिया था कि मेरी चाची वहाँ पर आ गई। उन्होंने मुझे दूध वाले के सामने डांटना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे पता था तो बड़ी चालबाज लड़की है। मैं भागकर अंदर आ गई। थोड़ी देर के बाद चाची ने यह बात मेरे चाचा को बता दी। वो कहने लगी कि आपकी चहेती बेटी सुबह सुबह अपने रंग रूप दिखाने के लिए दूध वाले के साथ बातें कर रही थी और वो खड़ा होकर इसकी तारीफ कर रहा था। मैंने कहा कि चाचा ऐसी कोई बात नहीं है, चाची को कोई गलत फहमी हुई है।
मेरी चाची का कहना था कि बकवास मत करो, मैं सब जानती हूँ। मेरे चाचा सर पकड़कर बैठ गए। उनको समझ नहीं आता था कि वो क्या करें। आज तो उन्होंने मुझे भी सख्ती से कहा कि आइंदा इस तरह से कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि इस सब में मेरी क्या गलती है, क्या खूबसूरत होना मेरी गलती है। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। अब तो चाचा भी मुझे हर बात पर डांट दिया करते थे। शायद वो चाची को खुश करने के लिए ऐसा किया करते थे, लेकिन यह सब होने के बावजूद भी मेरी चाची की नफरत खत्म नहीं हो रही थी और वो बार बार यही कहा करती थी कि यह लड़की सही नहीं है, इसको घर से निकाल दो, इसने लोगों के साथ चक्कर चला रखे हैं। मेरी चाची तो मेरी दुश्मन ही बन गई थी। आजकल हमारे मोहल्ले में एक बात फैली हुई थी। इस मोहल्ले के किसी लड़की के साथ किसी ने बहुत बुरा किया, लेकिन वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। इसीलिए केस पुलिस में चला गया और मोहल्ले के आवारा लड़कों को पकड़कर छानबीन चल रही थी कि इस लड़की के साथ किसने बुरा किया है। और मुझे यह बात भी मेरी चाची ने ही बताई थी। लड़की वाले बहुत ज़्यादा अमीर थे। उनका कहना था कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां ही हमारी बेटी की तरह हैं, और अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। इसीलिए इस मुजरिम को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक हफ्ते के अंदर ही वो मुजरिम पकड़ा गया। वो लड़का उनका ही कोई रिश्तेदार था जो इसी मोहल्ले में रहता था। एक दिन मेरी चाची ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मेरे हाथ से कप टूट गया था। उन्होंने कहा कि तू अपने आप को बड़ा नाजुक समझती है, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर है ना, मैं तुझे इस घर से निकलवा के रहूंगी। वो मुझे लगातार डांट रही थी। मैंने उनको कह दिया कि अगर आप मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती हैं तो फिर निकलवा दीजिए। अपने पति के आगे तो आपकी चलती नहीं है, बस मुझे ही बातें सुनाती रहती हैं। अगर मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो मेरा कहीं और इंतजाम हो जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, आपके बिना वजह की नफरत मेरी जान ही ले लेगी। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पूरा दिन गधों की तरह आपके घर में काम करती हूँ। मैं तो आज इस तरह बोल रही थी कि जैसे मेरे अंदर अब सब्र खत्म हो गया था। मैं अपने चाची को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैं उनके साथ झगड़ा नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने इस बात को भी मेरी जुबान दर्जी समझी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात को उन्होंने चाचा से मेरी कोई शिकायत नहीं की। मुझे लगा कि शायद चाची के दिल में मेरे लिए जगह बन गई है। वो यह सोचने लगी हैं कि वो मुझे बिना वजह नफरत करके मेरे साथ गलत कर रही हैं। मैं तो यही चाहती थी कि वो मुझे अच्छा ना समझे, लेकिन कम से कम मुझे बातें तो ना सुनाया करें। मैंने यह भी सोचा था कि मैं चाचा से कहूँगी कि वो मेरी शादी कर दे ताकि मैं उनके घर से चली जाऊँ, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि अपनी शादी की बात मैं खुद करूँ। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। उस दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और घर के बहुत सारे काम भी पड़े हुए थे। चाचा भी आज के दिन शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने चाची को सब बता दिया कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और अभी रात का खाना भी बनाना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, रात का खाना मैं बना लूँगी। वैसे भी तुम्हारे चाचा ने तो घर आना नहीं है, इतना काम भी नहीं है, तुम जाकर आराम करो, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं बहुत खुश हुई थी। यह पहली बार था कि जब चाची ने मेरा एहसास किया था। मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गई और ऐसा सोई कि सुबह ही मेरी आँख खुली। मैं सुबह उठी और अपने कामों में लग गई। फिर एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी, चक्कर भी आ रहे थे और कमजोरी भी हो रही थी। चाचा भी मुझे हैरान होकर देख रहे थे कि मुझे क्या हो गया है। जब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उन्होंने चाची से कहा कि सुनीता को डॉक्टर के पास ले जाओ, इसकी तबीयत खराब है। मेरी चाची मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई और वहाँ जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसके बाद जो हुआ वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी थी। पूरे रास्ते में खामोश रही।
जैसे ही हम घर पहुँचे तो मेरे चाचा ने पूछा कि क्या हुआ है सुनीता को। मेरी चाची ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी लाडली माँ बनने वाली है। मुझे तो जब से डॉक्टर ने बात बताई थी मैं तब से हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा तो किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था, वो भी हैरान रह गए। अब मैं उन लोगों को क्या सफाई देती जब डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं किसी पत्थर के मूर्ति की तरह खड़ी थी। चाचा ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि क्या किया है तुमने। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया चाचा। चाचा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और चाची ने भी उनका साथ दिया था। मुझे बहुत सारी बातें सुनाए जा रहे थे। मेरे खून को भी गंदा कहा जा रहा था। न जाने क्या कुछ मैं सुनती रही और यह दिन भी गुजर गया। अगले दिन चाची ने चाचा से पूछा कि अब क्या करना है। उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी चाची का कहना था कि किसी और का गुनाह है, मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। इसने इसी मोहल्ले में किसी के साथ चक्कर चलाया होगा। उस इंसान को तलाश करो और उसके साथ इसकी शादी कर दो। अब वही उसकी जिम्मेदारी लेगा। कल को यह बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा। जल्दी से उस इंसान का तलाश करो। मेरे चाचा का कहना था कि तुम तो बच्चों की तरह बातें करती हो। जिस लड़के ने भी यह हरकत की है अब वो आसानी से कहाँ मिलेगा। और दूसरा यह कि सुनीता भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। मेरी चाची ने कहा कि तुम यह सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बस कुछ ही दिनों में उस घटिया इंसान को ढूंढ निकालूंगी। चाचा ने अपना सर पकड़ा हुआ था। वो कहने लगे कि मैं बोलने के काबिल ही कहाँ रहा। इस लड़की ने तो मुझे बदनाम कर दिया है। मेरी चाची उन्हीं लोगों के घर चली गई जिनकी बेटी के साथ किसी ने बुरा किया था। उन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया था। मेरी चाची उनके आगे यह सारा हादसा बयान किया और कहा कि हम बहुत परेशान हैं। जैसे आप लोगों ने पुलिस की मदद के साथ अपनी बेटी की मुजरिम को पकड़ा था, हम पर रहम करें, हमारी मदद करें ताकि हम भी सुनीता को उसके साथ ही विदा कर दें। वो लोग भी ऐसे मामले को समझा करते थे क्योंकि उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने जैसे पहले किया था उसी तरह इंतजाम करवा देंगे, आप फिक्र ना करें। आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे साथ भी यह सब कुछ हुआ है। जब चाची ने चाचा को बताया कि वो लोग हमारी मदद करेंगे तब चाचा ने कहा कि इस तरह तो यह बात सारे मोहल्ले को पता चल जाएगी, यह तुमने क्या किया। चाची ने कहा कि पता चल जाए तो चलने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे भी पूरे मोहल्ले को यह भी पता है कि ये लड़की हमारी बेटी नहीं है। इसने अपने मरे हुए बाप की इज्जत खराब की है। मेरी हालत बहुत बुरी थी, मुझ पर हाथ भी उठाया जाता था। सारे मोहल्ले के आवारा लड़कों को एक बार फिर पुलिस पकड़कर ले गई थी। मेरा तमाशा पूरे मोहल्ले में बन रहा था। मुझे वो रात याद आई थी जिस रात में बेहोश हो गई थी। उस रात तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। मैं हर तरह से सोच रही थी, बार बार सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। सब यही कह रहे थे, यह लड़की चरित्रहीन है, गुनाह करके अब अपने मुजरिम का नाम भी नहीं बता रही है। मेरी चाची का कहना था कि जैसे ही उन्हें पता लगेगा मैंने किसी लड़के के साथ मुंह काला किया है, वो उसे कुछ नहीं कहेंगी बल्कि मेरी शादी करके उसके साथ मुझे विदा कर देंगी। मैंने चाची को आखिरी बार कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह सब कुछ कैसे हुआ है। मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। चाची ने कहा कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद तुझे ऊपर वाले का नाम नहीं लेना चाहिए। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरा फैसला होना था। कुछ लड़कों के डीएनए टेस्ट भी करवाए गए थे और मेरा मुजरिम पकड़ा गया था। वो कोई और नहीं बल्कि इस मोहल्ले में बैठा एक भिखारी था और उसके साथ डीएनए टेस्ट मैच हो गया था। इसका मतलब यह सब कुछ उसने किया था। मेरे चाचा ने कहा कि मैं इस पर पुलिस केस करूंगा, इसने मेरी इज्जत पर हमला किया है। लेकिन मेरी चाची ने कहा कि ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम सुनीता की शादी इस भिखारी से करो और उन दोनों को दफा करो। मेरे चाचा ने मुझे कहा, मैं तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा किसी अच्छी जगह पर शादी करूंगा, लेकिन तुमने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद की है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी
मैं बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे चाचा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं था। वो घर से निकल गए और मेरी चाची ने मुझे उस भिखारी के साथ ऐसे विदा कर दिया जैसे किसी फकीर को भीख दे दी जाती है। पहले इस भिखारी ने भी कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी खूबसूरती देखने के बाद वो भी खामोश हो गया था। मेरी शादी उस भिखारी के साथ हो गई थी। मेरी चाची ने उसे कहा कि अब तुम इसे लेकर सड़क पर बैठा करो या किसी झोपड़ी में चले जाओ, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे पास इसको वापस लेकर नहीं आना, हम इसके लिए मर गए हैं और हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने जाते हुए चाची को सिर्फ इतना कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मेरी चाची को कोई परवाह नहीं थी। खैर मैं इस भिखारी के साथ चल पड़ी, लेकिन जब वो मुझे घर में ले आया तो मैं हैरान रह गई। इसका घर तो काफी बड़ा था और साफ सुथरा था, और थोड़ी देर के बाद उसने ऐसी हरकतें की कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी दाढ़ी मूंछ उतारना शुरू कर दिया, अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया। जब मैंने हैरान होकर देखा, वो कोई फकीर नहीं बल्कि कम उम्र का इंसान था, जिसकी उम्र शायद 25 या 26 साल होगी। उसने कहा कि मैं कोई भिखारी नहीं था, बल्कि मेरा एक गिरोह से मेल जोल है कि मुझे जासूसी करने के लिए यह हुलिया बनाकर इसकी नौकरी करनी पड़ती है। तुम्हारे मोहल्ले में कुछ लड़के नशा और ड्रग्स बेचते हैं और मैं उनकी छानबीन के लिए वहाँ भिखारी बन के जाता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, मगर तुम्हें देखने के बाद मैं तुम पर दिल हार बैठा और सबके कहने पर मैंने तुमसे शादी कर ली। अब तुम मेरी बीवी हो, पर मैं पता लगा कर रहूँगा कि तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम परेशान मत हो। मैं हैरान हो गई थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। मेरे पति ने जल्द ही यह मामला सुलझा दिया था और पता चला कि मैं पेट से नहीं हूँ, बल्कि मेरी चाची ने डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बोला था और मोहल्ले वालों को भी झूठ बोला था, और मुझे बीमार करने की भी दवाइयाँ खिलाई गई थी। जब रिपोर्ट आने वाली थी तो वहाँ पर भी रिश्वत देकर यह सब कुछ करवा दिया गया था, क्योंकि मोहल्ले की बहुत सी औरतें मेरी चाची के साथ मिली हुई थी और मेरी चाची की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने यह सब कुछ करवाने में मेरी चाची की मदद की थी। मैं हैरान रह गई, कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मेरी चाची ने इतना कुछ किया था। इस आदमी का नाम अमरेश था। उसने कहा कि अब तुम्हारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरी बीबी हो, लेकिन हम इस मोहल्ले वालों को असल बात जरूर बताएंगे। लेकिन मैं अपनी असलियत कभी जाहिर नहीं करूँगा, नहीं तो इस तरह मेरा काम खराब हो जाएगा। मेरी नौकरी का मामला है। मैंने इसकी हर बात को समझा और हमारे बीच फिलहाल कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के करीब आने लगे थे और हम एक दूसरे को इज्जत देने लगे। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। ऊपर वाले ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दिए थे। अब वो 4-5 साल के हो गए हैं। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि तुम्हारे चाचा इस दुनिया से चले गए हैं और तुम्हारी चाची का ख्याल करने वाला कोई भी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं। अगर तुम कहती हो तो हम उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। मैंने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैंने अपने दिल को पक्का कर लिया था। मैंने अपने पति को कह दिया कि आइंदा उनका नाम भी मत लेना। कोई किसी से नफरत करे, उसकी जिंदगी बर्बाद करे और उसकी कोई वजह भी ना हो, तो ऐसे इंसान के लिए अच्छाई करने का दिल भी नहीं करता। मगर मेरा पति कहता कि तुम्हारी चाची के 2 बच्चे हैं और तुम्हारी चाची बहुत बीमार है, तुम्हारी जिंदगी तो संवर गई है, तुम मेरे साथ बहुत खुश हो, इसीलिए अपने चाची को माफ कर दो और उनके पास जाकर उनकी मदद करो। मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपनी चाची से माफी भी नहीं मांगी। अब हमें नहीं पता कि उनका क्या हाल है, वो कैसे हैं और कैसे जी रही हैं। बस हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।